बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आप सब ने क्या करना है, सलाम का जो जवाब है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर दे देना है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है ना। ओके, सो बच्चे, पेपर जो है वो सर पे, तो टेंशन तो हम लेते नहीं है, क्योंकि अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो टेंशन नो टेंशन, टेंशन फ्री हो जाओ। पेपर सर पे है तो अब हम क्या कर रहे हैं, रिविजन्स कर रहे हैं, यानी कि सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं वो दिए हुए हैं मैंने 9th क्लास फिजिक्स के, लेकिन अब उन चैप्टर्स की रिवीजन कर रहे हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 1 की इस वीडियो में रिवीजन देखेंगे। डिटेल्ड में जो लेक्चर्स हैं वो तो हमने दिए हुए हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने देखे हैं या नहीं देखे, लेकिन आप लोग रिवीजन जरूर कर लो, ठीक है ना। पेपर की जब तैयारी करोगे ना तो चैप्टर वाइज क्या करनी होती है, रिवीजन करनी होती है, तो वही हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। चैप्टर 1 है अभी, इस वीडियो के अंदर उसके जितने जो टॉपिक्स हैं उसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट पे जो वीडियो आएगी उसमें सारी की सारी जो उस चैप्टर के अंदर एग्जांपल्स हैं उसको देखेंगे, और एक वीडियो आएगी जिसमें एमसीक्यूज को हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। एक वीडियो आएगी जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन को हम कवर करेंगे इंशाल्लाह, न्यूमेरिकल्स की भी, ठीक है जी। तो इसी तरह से सारे चैप्टर्स को हम डिटेल में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है जी, चैप्टर नंबर हमारा 1, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। तो बच्चे इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, और साथ में नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। तो बच्चे अभी हमने यही चीज जो है डिस्कस करनी है। फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो मेजरेबल होती हैं, जिनको हम टूल के जरिए, इंस्ट्रूमेंट के जरिए मेजर कर सकते हैं। नॉन फिजिकल वो होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते टूल्स के जरिए और इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए। अब फॉर एग्जांपल अगर लव है, अफेक्शन है, फेयर है, हेट है, ये सारी चीजें जो है आप नहीं मेजर कर सकते। कोई आपसे प्यार करता है, कितना करता है, कोई आपसे नफरत करता है, कितना करता है, आप इस चीज को मेजर कर सकते हो किसी इंस्ट्रूमेंट से, किसी टूल से? नहीं ना। तो ये क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना बच्चे, उसके अंदर फिर क्या आ जाता है, जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना उसके अंदर आ जाता है बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है बच्चे। अब बेस क्वांटिटीज कितनी होती हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है 7। और डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज जो कि हम बेस क्वांटिटीज से निकालते हैं या डिराइव करते हैं। अब हमने इन्हीं 7 बेस क्वांटिटीज को देख लेना है। अब मैं यहां पर लिख रही हूं बेस क्वांटिटीज। टाइम है, टेम्परेचर है, लेंथ है, ठीक है बच्चे, मास है, इलेक्ट्रिक करंट है। अब जो बच्चे भूलते हैं ना वो है इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चे जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, यहाँ पर मैं चलो लिख देती हूँ डिराइव क्वांटिटीज, यहाँ पर लिखती हूँ जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या होता है, डिराइव क्वांटिटी है। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है, बेस क्वांटिटी, ठीक है ना। तो अभी ये बेस क्वांटिटीज हम यहाँ पर लिख रहे हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। सातवीं कौन सी बचती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह से हम डिराइव करते हैं, ठीक है ना। इनको देखकर किस तरह से हम जो डिराइव क्वांटिटीज हैं उनको डिराइव करते हैं।
अब सबसे पहले तो इसको आप देख लो, लेकिन बच्चे गलती करते हैं, टाइम है उसको स्मॉल टी से डिनोट करते हैं और वो कैपिटल टी से डिनोट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो आपने टाइम को स्मॉल टी से डिनोट करना है, टेम्परेचर को कैपिटल टी से, लेंथ स्मॉल एल से, मास स्मॉल एम से, इलेक्ट्रिक करंट स्मॉल आई भी होता है और ये इस तरह से भी आई होता है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई इस तरह से डिनोट करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है स्मॉल एन से इस तरह से इसको डिनोट करेंगे। अब हम देख लेते हैं साथ में इनके एसआई यूनिट्स को भी, क्योंकि आपसे इनके जो एसआई यूनिट्स हैं वो पूछे जाएंगे एमसीक्यूज में, ठीक है ना। अच्छा जी, तो अब इनके जो है वो हम एसआई यूनिट्स देख रहे हैं। टाइम को हम मेजर करते हैं बच्चे सेकंड्स में, स्मॉल एस से डिनोट करेंगे। टेम्परेचर के बहुत सारे मतलब कि हम सेल्सियस में मेजर करते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में करते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल्स होते हैं, बहुत सारे टेम्परेचर के जो यूनिट्स हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स। एमसीक्यूज में मोस्टली वही पूछे जाते हैं। तो टेम्परेचर टी इसका क्या है, केल्विन, यानी कि इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या है, केल्विन है, के से इसको डिनोट करेंगे जी। ओके, तो लेंथ है एल, इसको हम मीटर में मेजर करते हैं, स्मॉल एम से डिनोट करोगे भाई मीटर। अब मास को किलोग्राम में, ठीक है। अब इसको केजी, और इलेक्ट्रिक करंट इसको एम्पेयर, ठीक है जी, एम्पेयर में ए, कैपिटल ए, ठीक है जी। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला, CD इस तरह से डिनोट करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको मोल में, और MOL इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। तो अभी आपने आपने एसआई यूनिट्स भी देख लिए, बेस क्वांटिटीज भी देख ली हैं साथ की साथ। अब हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है डिराइव क्वांटिटीज में, ठीक है। और क्या होता है, फोर्स, प्रेशर, वॉल्यूम, एरिया, प्लेन एंगल, ठीक है जी। अब बच्चे देखें, हम किस तरह कह सकते हैं कि हमने इनको बेस क्वांटिटी से डिराइव किया। अब देखिए, ये मेरे पास है लंबाई ज़र्ब चौड़ाई, लेंथ मेजर कर रहे हैं, लेंथ मेजर कर रहे हैं, मीटर में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, एल स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर यूनिट होता है एरिया का। एरिया क्या है, डिराइव क्वांटिटी। मीटर क्या होता है, किसका यूनिट है, लेंथ का, जो कि क्या है, बेस क्वांटिटी है। इसी तरह से वॉल्यूम होता है लंबाई ज़र्ब चौड़ाई ज़र्ब ऊंचाई, मीटर में मेजर करते हैं लेंथ को, मीटर में मेजर करते हैं लेंथ को, मीटर में मेजर करते हैं लेंथ को। तो ये एल का क्यूब यानी मीटर क्यूब किसका यूनिट है बच्चे, वॉल्यूम का। इसी तरह से स्पीड भी है इसके अंदर, स्पीड। अब स्पीड जो है उसको हम मेजर करते हैं, उसको स्पीड होती है स्मॉल v इज इक्वल टू क्या होते हैं, s बटे t। s क्या है, डिस्टेंस, जिसको मेजर करते हैं हम मीटर में, टाइम को सेकंड में, तो इसका यूनिट मीटर पर सेकंड निकल के आता है, स्पीड का एसआई यूनिट। इसी तरह से हमारे पास फोर्स है, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और इसको एन से इस तरह से डिनोट करेंगे। प्रेशर का क्या होता है, पास्कल, पीए से डिनोट करेंगे, ठीक है। प्लेन एंगल जो है थीटा, इस तरह से इसको किस चीज में मेजर करते हैं, प्लेन एंगल को रेडियन में, RAD से इस तरह डिनोट करेंगे। ओके, तो अब हमने जो है फिजिकल क्वांटिटीज देख लिया, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज देख लिया, उसमें हमने बेस क्वांटिटीज को देख लिया, और उन्हीं बेस क्वांटिटीज से हमने डिराइव क्वांटिटीज यानी इनको डिराइव कर लिया, इनको देख लिया, इनके ऐसा यूनिट्स को भी हमने देख लिया, ठीक है। अब हम आ रहे हैं, ऐसे यूनिट भी आप लोगों ने याद कर लिए, अब हम आ रहे हैं प्रीफिक्सेस की जानिब, ठीक है जी। प्री का मतलब होता है बिफोर,
प्रीफिक्सेस ऐसे वर्ड्स होते हैं या ऐसे सैंपल्स होते हैं जो हम एसआई यूनिट से पहले लेके आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 45, अब 45 में मैं कहती हूँ 45 किलोमीटर, तो ये मीटर तो ऐसा यूनिट है ना, तो यहाँ पर किलो क्या है, ये किलो, ये है प्रीफिक्स, ठीक है। इसका मतलब है 10 की पावर 3। प्रीफिक्सेस को हम किस चीज में लिखते हैं, इस तरह से 10 की पावर में, ठीक है। और किस लिए हम प्रीफिक्सेस को यूज करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी रकमें होती हैं या बहुत छोटी छोटी रकमें होती हैं, उसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए, शॉर्टकट वे में लिखने के लिए प्रीफिक्सेस को यूज करते हैं। अब ये जो किलो होता है इसका मतलब होता है 10 की इसकी कितनी सिफरें हैं, 3, ठीक है, ये मतलब है इसका। अब हम इसको याद कैसे करना है, देखो अब आपने इस तरह से सबसे पहले आप तो यहाँ लिख दो भाई जैसी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 10 की पावर -1, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या लिखते हो, 10 की पावर -1। अब देखो इस तरह से बना के याद करोगे ना तो कभी नहीं भूलेगा, एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं, और हम इसको आगे जाके न्यूमेरिकल्स वगैरह में इसको हम वो करते हैं, यूज करते हैं। अब नीचे आपने क्या लिखना है, 10 की पावर 3, ठीक है, 10 की पावर 2 नहीं लिखना। अब जो प्रीफिक्सेस हैं वही मैं आपको बता रही हूँ जो कि मोस्टली यूज होते हैं। यहाँ पर आपने 6 लिखना है, यहाँ पर आपने 9 लिखना है, यहाँ पर आपने 12 लिखना है, यहाँ पर आपने 15 लिखना है, और यहाँ पर आपने 18 लिखना है, ठीक है जी। अब ऊपर जब जाओगे तो आपने 10 की पावर -2 भी लिखना है, -3 भी लिखना है, फिर -6, फिर -9, और फिर उसके बाद -12, और फिर उसके बाद -15, एंड में 10 की पावर -18। अब इसे तो डेसी कहते हैं ना, ठीक है, इसे सेंटी कहते हैं, और ऊपर वाले को मिली कहते हैं, और ये वाला होता है हमारे पास किलो, ठीक है जी। अब इसकी सैंपल्स क्या है जी, ठीक है, वो भी आपने देख लेनी है। क्या भाई, ये जो है ये बड़ी रकमें है तो आपने कैपिटल वर्ड से इसको डिनोट करना है के। ये क्या होता है, देखो ये है हमारे पास मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा। अब देखो लास्ट में क्या है, ए, ठीक है। कैपिटल वर्ड से इसको डिनोट करोगे इस तरह से, जी इस तरह से, टी इस तरह से, पी इस तरह से, एक्स, ठीक है। आगे जो छोटी हैं फिर उनको जो है वो स्मॉल से आप डिनोट करोगे, स्मॉल लेटर से, ठीक है जी। अच्छा, ये यहाँ पर ये होता है माइक्रो, और ये क्या है, नैनो, माइक्रो, नैनो, और ये जो है पिको, और ये जो है जी फेमटो, और ये जो है जी एटो। अब देखो ओ ओ ओ ओ जा रहा है, ठीक है जी। तो अब आप इसको इस तरह से डिनोट किस तरह से करोगे, ये सेंटी के लिए, ये मिली के लिए, ये माइक्रो के लिए ये साइन होता है, और ये नैनो के लिए, ये पिको के लिए, ये फेमटो के लिए, और ये एटो, ठीक है जी। अब देखिए बच्चे, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 45 मीटर, ठीक है, या हमारे पास है 45 किलोमीटर। तो ये देखो ये जो मीटर है ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा यूनिट है, और इस ऐसा यूनिट से पहले हमने किलो लगाया यानी प्रीफिक्स लगाया हुआ है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ये है 45 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर, ठीक है ना। लेकिन मैं क्या करना चाहती हूँ, इस मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, 45 या डिवाइड कर दूंगी 10 की पावर 3, तो यहाँ लिख दूंगी मैं किलोमीटर। इसका मतलब ये हो जाता है कि हमने कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ नीचे ये 1000 है ना, 1000 से डिवाइड किया, इसका मतलब ये किलो है, तो इसका मतलब ये इस तरह से है, और ये मीटर है, ये आपस में कट जाते हैं, बाकी वही 45 मीटर आके बचता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने कन्वर्ट करनी हो कोई भी वैल्यू, ठीक है, जिस तरह से ग्राम है, 5000 ग्राम है, मैं इसको केजी में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगी 1000 से, ठीक है, तो ये केजी बन जाएगा। ओके जी, ये ग्राम में था, केजी में कन्वर्ट हो गया, किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया, डिवाइड कर दिया मैंने इसके साथ। इसी तरह से हमारे पास 45 मेगाहर्ट्ज कोई वैल्यू है, इसका मतलब है 45 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ क्या है ये, मेगा 6 हर्ट्ज, इसका मतलब यही होता है, ठीक है जी। और हमारे पास छोटी छोटी जो वैल्यूज होती है 0.001 या 0.0004, ठीक है, ये भी सेकंड लगा दो कोई यूनिट, ये भी सेकंड लगा दो कोई यूनिट। तो आप इसको लिखोगे कैसे प्रीफिक्सेस में, ये 1 है
1 मल्टीप्लाई, इन जीरोस को काउंट करो, 3 है तो ये माइनस में है, छोटी रकम है, तो अभी आप -3 लगाओगे सेकंड, ठीक है। इसको देख लो, 4 है, मल्टीप्लाई करोगे, 10⁻0 काउंट करो, 4 है, -4 सेकंड, इस तरह से हो जाएगा जी। इसी तरह से हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आ जाती हैं, जैसे कि ये है मीटर। अब हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई, जीरोस को काउंट करो, कितनी है 6, तो ये मीटर हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम देखेंगे किस चीज को, साइंटिफिक नोटेशन को। अब बच्चों हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक नोटेशन को, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन का क्या मतलब है, इसका भी यही मतलब है कि जो बहुत बड़ी बड़ी रकमें या बहुत छोटी छोटी रकमें हैं, जिस तरह से द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ, यानी सन से अर्थ तक का जो डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ, सन का, सूरज का जमीन तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो ये देखो कितनी बड़ी रकम आ जाती है किलोमीटर में, ठीक है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम किस तरह से लिखेंगे, ठीक है, ताकि छोटा हो सके, कंसाइज हो सके। अब ये डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट, इतने मीटर है, कितनी छोटा है, ठीक है, माइनस में जा रही है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखेंगे, और ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे साइंटिफिक नोटेशन में, आपने क्या करना है, 1, यहाँ पर मैं लेके आई हूँ डेसिमल को, ठीक है, यहाँ इस जगह, ठीक है, तो ये 3 8, फिर मैं कर दूंगी मल्टीप्लाई। अब जितने जो जीरोस हैं उसको काउंट करोगे, 3 3 6 7 8, यहाँ तक काउंट करोगे, डेसिमल तक, डेसिमल यहाँ पे है इसलिए मैं यहाँ पर काउंट करूंगी, कितने हो जाएंगे मेरे पास, 3 3 6 7 8, तो ये 8 क्या हो जाएगा हमारे पास, किलोमीटर, ठीक है। 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻8 किलोमीटर जो है एवरेज डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सन टू द अर्थ। तो ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके और तरीके मैं आपको बताती हूँ, साइंटिफिक नोटेशन के और तरीके कौन से होते हैं, कैसे इसको मजीद और तरीकों से लिख सकते हैं। ये है डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट, इतने मीटर। अब ये बहुत छोटी रकम है, अब ये देखो, ये हम लिखेंगे यहाँ 5, मैं यहाँ पर लेके आ रही हूँ डेसिमल को, फिर लिखती हूँ मैं 2, फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगी 10⁻, अब यहाँ से काउंट करना शुरू करूंगी, ये है 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये जो है ये 5, इसको मैं काउंट क्या करूंगी, नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल आया हुआ है, तो इसलिए इस 5 को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -11। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बस इस 11 था, क्योंकि ये 5 को काउंट नहीं करेंगे, इसके साथ में यहाँ पर डेसिमल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मीटर। अब अगर मैं इस डेसिमल को यहाँ पर लेके आती हूँ, यानी कि ये 13 मैं लिखती हूँ, 13 पॉइंट, इस डेसिमल को मैं यहाँ पे लेके आती हूँ, फिर मैं लिखती हूँ 8, फिर अब मल्टीप्लाई करूंगी तो अब किस तरह से रकम बन जाएगी, देखिए ये 3 3 6 और ये 7 हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी 7, तो ये 10⁻7 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसको देखो तो, अब इसको देखो तो इसका जो है अगर कोई और होता, जैसे कि 0.000 और साथ में 5 2 4, ठीक है। अब ये सेकंड है, मिनट है, कुछ भी है, ठीक है जी। चलो हम इसको जो है वो कर देते हैं, छोड़ो, अच्छा ठीक है जी, मीटर कर दो, जो भी करो आपकी मर्जी है। चलो मैं एम लिख रही हूँ यूनिट इसके साथ। अब ये 5 अगर मैं करती हूँ 5 डेसिमल यहाँ पे लेके आती हूँ, फिर मल्टीप्लाई, अगर मैं करती हूँ 52 पॉइंट डेसिमल यहाँ पे लेके आती हूँ और यहाँ लिखती हूँ 4 मल्टीप्लाई, बस ये 2 सिचुएशन ही हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर 2 सिचुएशन नहीं हो सकती थी, एक ही सिचुएशन हो सकती थी। यहाँ पर मैंने लिखा तो यहाँ 2 सिचुएशन बन सकती है, डेसिमल यहाँ पे आ सकता है या डेसिमल यहाँ पे आ सकता है, ठीक हो गया यहाँ तक। अब देखो भी काउंट करना शुरू कर दो। अच्छा, यहाँ पर मैंने डेसिमल लिखा है तो ये भी लिखना है ना साथ में, डेसिमल इसके साथ ये 2 और ये 4, फिर ये मल्टीप्लाई, इस तरह से, ठीक है। तो अब 10⁻⁴ काउंट करना शुरू करो जी। अब ये मेरे पास है 5.24, ठीक है। अब ये कितना, 1 2 3 4, बस यहाँ तक काउंट करेंगे तो ये -4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ तक मैं डेसिमल लेके आई हूँ, तो फिर 1 2 3 4, इसको भी मैं काउंट करूंगी 5, तो ये हो जाएगा मेरे पास
5 मीटर। ठीक है जी, तो डेसिमल यहाँ तक था तो इसलिए हमने 5 को काउंट किया, लेकिन 2 को काउंट नहीं किया। ठीक है, ये 4 और ये 5। तो अब स्टूडेंट्स बारी आती है सिग्निफिकेंट फिगर्स की या सिग्निफिकेंट डिजिट्स की। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं या सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो दो चीजों पर मुश्तमिल होते हैं। एक है अक्यूरेटली नॉन डिजिट और दूसरा DOUBT डाउटफुल डिजिट। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, किसी चीज की मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, हम 3 स्टूडेंट्स को एक काम देते हैं कि ये जो है कोई भी चीज दे देते हैं, हम उसको मेजर करना है। ठीक है, 3 स्टूडेंट्स को हमने एक काम दे दिया। एक स्टूडेंट मेजर करके आया, वो थी 4.5 सेंटीमीटर, और स्टूडेंट मेजर करके आया वो थी 4.6 सेंटीमीटर, और स्टूडेंट मेजर करके आया वो थी 4.7 सेंटीमीटर। अब मुझे ये बताओ कि इसमें से एक्यूरेटली नॉन डिजिट कौन सा होगा और डाउटफुल डिजिट कौन सा होगा। ठीक है, अब इसमें से ये जो 4 है, 4 ये क्या है, एक्यूरेटली नॉन डिजिट है। ठीक है जी, ये क्या है, एक्यूरेटली नॉन डिजिट है, क्योंकि हम सब एग्री हैं, हम सब एग्री हैं कि ये जो स्टूडेंट्स मेजरमेंट करके आए हैं, ठीक है, इनमें 4 तो खाम खा ही है, तो 4 हो गया एक्यूरेटली नॉन डिजिट। डाउटफुल डिजिट कौन सा हो गया, ये 5। ठीक है जी, ये डाउटफुल डिजिट ये 6 और ये 7। ठीक है जी, तो आपके पास क्या हो गया कि जो हमें डाउट है इस चीज के ऊपर है, 5 के ऊपर, 6 के ऊपर और 7 के ऊपर। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो इन्हीं पर ही मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, पहला एक्यूरेटली नॉन डिजिट होता है और दूसरा जो है वो डाउटफुल डिजिट होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि अब यहाँ पर इसमें से सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है या डिजिट कौन सा है, इसमें से कैसे पता चलेगा, इसमें से कैसे पता चलेगा, इसमें से कैसे पता चलेगा, और कितने हैं ये भी हमें कैसे पता चलेगा। अब देखिए बच्चे, अब अगर हमारे पास इस तरह है कोई, अगर हमारे पास जो है 1 से लेकर 9 तक जितने जो डिजिट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं, 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, लेकिन जब 10 की बात आती है तो उसमें 0 आ जाता है। ठीक है ना, अब हम 0 को देख लेते हैं। 0 के 3 रूल्स हैं। पहला ये कि अगर 0 इस डिजिट के यहाँ आ जाए, ठीक है ना, जैसे कि 50 है आगे आ जाए, 60 है, ठीक है, 500 का नोट है, अच्छा जी, तो ये 0 देखो इसके क्या आ गया, राइट साइड पे है, आगे की तरफ है, पहला रूल हो जाएगा। दूसरा रूल ये होता है कि 0 अगर बीच में आ जाता है, ठीक है ना, 0 अगर जो है वो क्या आ जाता है, बीच में आ जाता है इस तरह से। ठीक है, और तीसरा है कि 0 यहां पर आ जाता है, ठीक है, पीछे। अब क्या करना है कि ये तो सारे के सारे 1 से लेकर 9 तक जितने जो डिजिट्स हैं या वो क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाते हैं। और अगर 0 आगे आ जाए राइट साइड पर तो ये 0 भी सिग्निफिकेंट होता है, और अगर 0 आ जाए दो डिजिट्स के बीच में इस तरह तो भी ये सिग्निफिकेंट होता है 0। लेकिन अगर इस तरह लेफ्ट साइड पे जीरोस आ जाते हैं तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, इनका कोई मकसद नहीं है, आप जितनी मर्जी 0 बढ़ाते जाओ पीछे की तरफ, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। आपको ये पता चल गया 1 से 9 तक जितने जो डिजिट्स हैं, 1 से 9, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 9 तक सारे सिग्निफिकेंट। 0 का भी आपने पढ़ लिया, ये तो आपको समझ आ गई। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पर बता रही हूँ कि लेट्स सपोज कि मेरे पास है 0.34। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना हो जाएंगे, 2। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो जाएंगे,
दो, एक ये और एक ये पीछे वाला जीरो किसी काम का नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अगर मेरे पास इस तरह से आता है 5.067, अब मैं पूछती हूँ कि मुझे बताओ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इसमें। तो इसमें ये 4 हैं, कितने हैं, 4 हैं, सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं, ठीक है जी, सारे के सारे क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो यानी कि ये जो 4.5 सेंटीमीटर है, इसमें बताओ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, कितने हैं बताओ मुझे। मैंने कहा था 1 से लेकर 9 तक सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं। तो अब इसमें से मुझे बताओ कि ये क्या सिग्निफिकेंट, ये था हमारे पास एक्यूरेटली नोन, ये था हमारे पास डाउटफुल डिजिट, तो इसी को तो हम सिग्निफिकेंट कहते हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे, 2 होंगे। अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं जैसे कि मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर समथिंग, तो ये जो एक्सपोनेंट है इससे पहले जितनी जो रकमें हैं सारी की सारी क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट होती हैं, ठीक है। अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो एक्सपोनेंट से पहले जितनी जो रकमें आती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट होती हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल्स गिवन है, अब हमने क्या करना है, हमने बताना है कि इनमें जो है ये जो मेजरमेंट्स हैं, ठीक है, ये जो वैल्यूज हैं, इनमें हमने बताना क्या है, इनमें बताना ये है कि इनमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं या डिजिट्स हैं उनकी जो तादाद है वो कितनी, ठीक है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर देखो मैंने कहा था अगर हम कोई भी मेजरमेंट जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं इस तरह से, तो एक्सपोनेंट से, ये एक्सपोनेंट है ना, इस वैल्यू से पहले जितनी जो वैल्यूज होती हैं वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट होती हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना है, 3। यहाँ पर देखो तो, यहाँ पर देखो तो ये जो है 1 से लेकर 9 तक सारी की सारी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। तो अब इसमें जीरो तो कोई है ही नहीं, ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेटली नॉन वैल्यू है और दूसरी क्या है, डाउटफुल वैल्यू है। तो यानी कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं कितनी है, 3। यहाँ पर 0 है, लेफ्ट साइड पे है, तो इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट नहीं है। अब इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स बचते हैं 3। यहाँ पर जितनी जो पीछे सिफरें हैं लेफ्ट साइड पे वो सिग्निफिकेंट नहीं है, बाकी यहाँ पर बचते हैं हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3। अब बच्चों एरर्स इन मेजरमेंट, ठीक है, अब बच्चे हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो उसमें जो है वो एरर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो उसकी जो है वो वजह क्या है, रीजन क्या है, कितने किस्म के जो एरर्स हैं होते हैं, ठीक है जी। तो हम अभी डिस्कस करेंगे ह्यूमन एरर्स को और सिस्टमैटिक एरर्स को और रैंडम एरर्स को। ह्यूमन एरर्स बच्चे के पहली बात तो ये है कि एक नॉन टेक्निकल बंदा है, उसको अगर मेजरमेंट करने के लिए आपने भेज दिया तो वो यकीनन गलत मेजरमेंट करके आएगा। क्यों? क्योंकि उसको जो है वो ट्रेनिंग नहीं दी गई, ठीक है। तो ह्यूमन एरर्स जो हैं वो बताऊंगी कि किस तरह से होते हैं, हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। रिड्यूस हम इसको अगर हम ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, स्पेशल टेक्निक्स वगैरह किसी को सिखा देते हैं, ठीक है, ट्रेन कर देते हैं उसको, पहले तो ये बात, तो ह्यूमन एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर हम डिजिटल या ऑटोमेटिक जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको यूज कर लें ह्यूमन की बजाय, ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट्स को हम अगर यूज करना शुरू कर दें तो भी ह्यूमन एरर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब ह्यूमन एरर्स में होता यह है बात कि जिस तरह से फॉर एग्जांपल एक बच्चे का, बेबी का फीडर होता है तो उसके ऊपर क्या है, स्केल होता है, ठीक है। अब उस स्केल पे अगर आप उसको मेजर कर रहे हो कि इसको जो है वो कितने मिलीलीटर उस लिखा हुआ होता है ना उसमें, तो मिलीलीटर आपने उसको दूध देना है, ठीक है। तो अगर वो आपने जो फीडर है उसको इस तरह से पकड़ा है, ठीक है, इस तरह से आपने पकड़ा है और उसमें आंखों से जब आप देख रहे हो, ठीक है, तो वो जो स्केल की वो जो लाइन है, ठीक है ना, उसके बिल्कुल इक्वल पे आपकी आईज होनी चाहिए। अगर आपने
आपने क्या कर दिया, आपने ये यूं कर दिया तो आपकी आंखों का एंगल यूं चला गया, तो वो मेजरमेंट गलत हो जाएगी। अगर आपने यूं कर दिया, ठीक है, आपका आंखों का एंगल यूं चला गया, तो अब ये मेजरमेंट गलत हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी आंखों का एंगल जो है वो इस तरह स्केल की उस लाइन के इक्वल होना चाहिए, तब आप अच्छे से मेजर कर पाते हो। या आपने इसको इस तरह से रखा ही नहीं हुआ, आपने इसको तिरछा किया हुआ है, ऐसे किया हुआ है, तो वो जो लेवल है वो किस तरह से सही होगा, वो सही नहीं होगा, वो मेजरमेंट सही नहीं होगी। इसी तरह से जो है ह्यूमंस के एरर्स होते हैं, और ह्यूमंस की आइज प्रॉब्लम होती है। ठीक है जी, तो वो रीडिंग गलत कर लेते हैं, तो ह्यूमंस के बहुत सारे एरर्स इस तरह से हो जाते हैं। अब हम देख लेते हैं सिस्टमेटिक एरर्स। ये होते हैं कोई टूल है या कोई इंस्ट्रूमेंट है वो खराब है अगर, ठीक है, तो इसको रिड्यूस हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ। ठीक है, तो यूं इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। हम कहेंगे भाई चलो ठीक है, ये अगर इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं लग रहा, इसमें रीडिंग ठीक नहीं आ रही है, तो कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट हम देख लेते हैं। ठीक है ना, तो इसमें जो सिस्टम है यानी सिस्टमैटिक एरर के अंदर जो कोई इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर जो है वो एरर हो सकता है, जीरो एरर हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट खराब हो सकता है। ठीक है जी, तो वो सिस्टमैटिक एरर्स में चला जाएगा। रैंडम एरर जो है वो एक ऐसा एरर है जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, हम उसको परख ही नहीं सकते, हमें समझ ही नहीं आती एरर है कहाँ। ठीक है, हम हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं, मेजरमेंट करने वाले भी ट्रेन हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी मेजरमेंट में कहीं ना कहीं एरर आ रहा है। उसकी रीजन क्या है, उसकी वजह क्या है, उसकी काज क्या है, बाज़ औक़ात हम उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते। तो ऐसे जो एरर्स होते हैं वो रैंडम एरर्स कहलाते हैं। अब बच्चे, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स, इसका क्या मतलब है? अब हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट्स के अंदर अनसर्टेनिटी। सर्टन का क्या मतलब होता है, सर्टेनिटी का क्या मतलब होता है? ठीक है, यकीनी। अनसर्टेनिटी मतलब गैर यकीनी। मतलब जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसमें क्या होगा, गैर यकीनी पैदा होगी, क्या ये वैल्यू एग्जैक्ट ठीक है या नहीं। तो ये जो अनसर्टेनिटी है हर इंस्ट्रूमेंट में होती है, और ये डिपेंड करती है उसके इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पर। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी रहती है, चाहे आप जितनी परफेक्ट मेजरमेंट करने की कोशिश करो, अनसर्टेनिटी रहती है। अब फॉर एग्जांपल मीटर रूल है, क्या है हमारे पास, मीटर रूल। एक पेंसिल है, उस मीटर रूल के ऊपर रखो, उस पेंसिल की जो लेंथ है वो हम मेजर कर रहे हैं मीटर रूल के थ्रू। होता क्या है बच्चे, जो मीटर रूल होता है उसके ऊपर जो स्केल की रीडिंग होती है वो किस तरह से होती है? ठीक है, इस तरह से होती है ना, एक बड़ी लाइन होगी, एक छोटी लाइन, इस तरह से। ठीक है, ऐसे 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 होती है ना। तो अगर अगर मतलब कि इस तरह की रीडिंग हो जाए हमारे पास, एक बड़ी लाइन है, एक छोटी लाइन है, उसके बीच में आ गया कुछ, पेंसिल को मेजर कर रहे हैं ना, पेंसिल का जो नोका है वो यहाँ पे आ गया, ना यहाँ पे है ना यहाँ पे है, बीच में आ गया। अब क्या करोगे आप? ठीक है, आप किस तरह से मेजर करोगे? फॉर एग्जांपल आपके पास है जी 10.5 भी नहीं है और 10.6 भी नहीं है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, ये छोटे छोटे क्या है, पॉइंट्स। तो अब ये जो है हमारी जो रीडिंग है उस पेंसिल की, उसका नोका जो है वो हो रहा है 10.5 भी नहीं है मुकम्मल, 10.5 के ऊपर भी नहीं है मुकम्मल। ठीक है, और 10.6 के ऊपर भी नहीं है मुकम्मल, उसके बीच में है, दरमियान में है। इस सिचुएशन में क्या करेंगे? क्या हम कहेंगे कि 10.5 है? कैसे कह दें 10.5 से थोड़ा सा आगे है? क्या हम कहें 10.6 है? कैसे कह दें 10.6 से थोड़ा पीछे है? ठीक है जी, लेकिन हम मेजर क्या कर रहे हैं, हम मेजर क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही कर रहे हैं, और अनसर्टेनिटी उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही पैदा हो रही है। अच्छा, इस सिचुएशन में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो जो इसे मिड पॉइंट वैल्यू या एवरेज वैल्यू निकालेंगे। ठीक है जी, हम कहते हैं टू फाइंड द मिड पॉइंट वैल्यू बिटवीन 10.5 सेंटीमीटर एंड 10.6 सेंटीमीटर, क्या करेंगे, ऐड करेंगे टू वैल्यूज को। ठीक है, आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे,
फिर क्या कर देंगे, 2 वैल्यूज थी तो इसलिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास जो है मिड पॉइंट वैल्यू निकल आएगी या एवरेज वैल्यू निकल आएगी। अब यहाँ पर 10.55 है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये 10.5 में शुमार होगी। ठीक है, कह सकते हैं। अगर हम एवरेज निकालते और यहाँ पर आता 10.6 तब हम कहते हैं हाँ 10.6 वाली जो है वो ठीक होगी, लेकिन इसमें साथ में वो जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी निकलेगी उसको भी हम मेजर करेंगे। ठीक है, टू फाइंड द अनसर्टेनिटी वैल्यू हम क्या कर देंगे, इन दो वैल्यूज को माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये जो है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अनसर्टेनिटी, मैक्सिमम अनसर्टेनिटी निकल के आई है। तो अब हम जवाब किस तरह से देंगे, ये जवाब है जी, आप 10.5 सेंटीमीटर भी जवाब दे सकते हो या आप 10.55 सेंटीमीटर भी जवाब दे सकते हो। ये जवाब है इतनी प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर, इतनी मैक्सिमम अनसर्टेनिटी के साथ। तो ये जो वैल्यू है ये है, इट इज इक्विवेलेंट टू एन अनसर्टेनिटी ऑफ 0.1 सेंटीमीटर, जो के इक्वल टू है किसके, लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी जो मीटर रूल है उसके जो लीस्ट काउंट है वो कितना है, 0.1 सेंटीमीटर का है। तो बात यह है कि अनसर्टेनिटी मेजरमेंट्स में रहती है 100%, हम कोई भी 100% परफेक्ट हम किसी भी चीज की मेजरमेंट नहीं कर सकते। अब प्यारे बच्चों बारी आती है प्रिसीजन और एक्यूरेसी की। इसमें क्या जो है डिफरेंस है। ठीक है जी, मिलते जुलते ही है, डिफरेंस क्या है प्रिसीजन में और एक्यूरेसी में। ठीक है, अब मैं आपको पहले छोटी सी मिसाल देती हूँ, उसके बाद इसकी तरफ आएंगे। ठीक है जी, छोटी सी मिसाल ये है कि आपसे एग्जामिनर सवाल पूछता है, ठीक है जी, कि आपने गंदम की खसूसियात लिखनी है। ठीक है, सवाल है गंदम की खसूसियात लिखे, ठीक है ना, तो सवाल है गंदम और आपने जवाब दे दिया चन्ना, तो आप मुझे बताएं कि वो जवाब सही है, इसमें एक्यूरेसी कितने परसेंट होगी, 0% होगी। जवाब बिल्कुल गलत है, एक्यूरेसी 0 है। ठीक है, क्योंकि सवाल गंदम पूछा गया था, जवाब चन्ना आया, तो इसमें एक्यूरेसी भी 0 है, बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं है, सारा सवाल का जवाब सारा गलत है, और इसमें प्रिसीजन भी 0 है, बिल्कुल गलत है। अब अगर किसी बच्चे ने गंदम की खसूसियात हैं लेकिन लिखा तो उसने गंदम के बारे में, लेकिन गंदम की खसूसियात नहीं लिखी, तो सवाल गंदम जवाब भी गंदम, एक्यूरेसी है। लेकिन अब हम चेक करेंगे कि इसने जो आंसर लिखा है वो कितना सही है। ठीक है ना, वो कितना रेलिवेंट है उस क्वेश्चन से जो पूछा जा रहा है। खसूसियात, अब हमने पूछा था कि गंदम की खसूसियात लिखें, अब जिस बच्चे ने गंदम की खसूसियात लिखी होंगी, ठीक है ना, जिसने ज्यादा से ज्यादा गंदम की खसूसियात के बारे में लिखा होगा वो क्या होगा, ज्यादा प्रिसाइज होगा। ठीक है, और जिसने जो है वो सवाल तो गंदम था और जवाब भी गंदम दिया, लेकिन खसूसियात नहीं बताई गंदम की डेफिनेशन में ही रह गया वो, तो फिर वो एक्यूरेसी तो है उसके जवाब में लेकिन प्रिसाइज नहीं है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी, जो कि आपने लिखना किस तरह से है। ठीक है, आपने कहना है प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट, ठीक है, किसी मेजरमेंट की जो प्रिसीजन है, रेफर्स टू हाउ क्लोज टुगेदर अ ग्रुप ऑफ मेजरमेंट्स एक्चुअली आर टू ईच अदर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक बच्चे को कहा है, 3 बच्चों को हमने काम दे दिया कि कुछ कोई मेजर करो, कोई एक बच्चे ने कहा 4.5 सेंटीमीटर, एक ने कहा 5.5 सेंटीमीटर, एक ने कहा 4.6 सेंटीमीटर। तो अब मुझे बताओ कि इसमें प्रिसाइज वैल्यूज कौन सी हैं। ठीक है, प्रिसीजन जो है वो आपको कहां नजर आ रही है, यानी वो वैल्यूज, वो ग्रुप ऑफ मेजरमेंट्स हमने कितनी मेजरमेंट्स की हुई हैं, 3। ठीक है, उन ग्रुप ऑफ मेजरमेंट्स में हमने ये देखना है कौन सी वैल्यूज एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं। तो ये दो तो एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट refers to how close together
अ ग्रुप ऑफ मेजरमेंट्स एक्चुअली आर टू ईच अदर। ठीक है जी। और ये जो प्रिसीजन है ये हम चेक करते हैं। ठीक है जी। कहां से हमें पता चलेगा? हम क्या करेंगे, हम एक्चुअली सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखेंगे। ठीक है, हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखेंगे। अगर लार्ज सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो उसमें हाई एक्यूरेसी के चांसेस होते हैं, और अगर स्मॉल लीस्ट काउंट है तो उसमें क्या होता है, मोर प्रिसीजन होती है। ठीक है जी। मोर प्रिसीजन का मतलब ये है कि हम प्रिसाइजली मेजर कर पाएंगे अगर स्मॉल लीस्ट काउंट होगा किसी इंस्ट्रूमेंट का तो। ठीक है जी। तो accuracy of a measurement refers how close the measured value is some accepted or true value। यानी कि अब हम ये देखेंगे ये जो measured वैल्यूज हैं ये जो एक्सेप्टेड और ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है। ठीक है। अब अगर मैंने मेजर किया है तो मुझे पता है 4.6 सेंटीमीटर जो है वो मैंने मेजर किया है, तो वो क्या है, बिल्कुल ठीक है। टीचर ने मेजर किया तो किसी चीज की जो है वो 4.6 सेंटीमीटर था। जब मैंने स्टूडेंट्स को ये काम दिया तो एक स्टूडेंट ने कहा मैम 4.5 सेंटीमीटर है, एक ने कहा 4.6 सेंटीमीटर है, एक ने कहा 4.7 सेंटीमीटर है, और एक ने कहा 5.5 सेंटीमीटर है। तो मैंने ये देखना है ये जितनी जो ग्रुप ऑफ मेजरमेंट्स हैं ये इस एक्सेप्टेड या ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज हैं। ठीक है। तो मैं कहूंगी ये तो बिल्कुल गलत है। वही बात आ गई, सवाल गंदम जवाब चन्ना वाली। ठीक है। तो अब मैं ये देखूंगी कि ये 4 है तो कम से कम इसका 4 तो है, इधर इसका 4 तो है सिग्निफिकेंट में, इसका 4 तो है। हाँ ये डाउटफुल है, ये डाउटफुल है, ये डाउटफुल है। ठीक है जी। तो एक्यूरेसी में ये पॉसिबल वैल्यूज हैं कि एक्यूरेट हो सकती हैं, इसके कोई चांसेस नहीं है। अब बच्चे मैं आपको 100% एक्यूरेसी का कंसेप्ट देती हूँ। ठीक है। अच्छा ये देखें, ये जो है ना इस तरह से मैं एक काम सौंपती हूँ अपने स्टूडेंट्स को। ठीक है। इस तरह से ये क्या है, टारगेट है, ये क्या है, टारगेट, और यहां पर आपने इस टारगेट पर इस तरह से निशाने लगाने हैं। ठीक है। ये काम सौंपते हैं। अब एक स्टूडेंट ने क्या किया, एक स्टूडेंट ने क्या किया, एक स्टूडेंट का निशाना एक लगा यहां पर, एक लगा यहां पर, एक लगा यहां पर, और स्टूडेंट है और स्टूडेंट है जिसका यहां लगा, एक यहां, एक यहां, एक यहां। ठीक है। अब हमने क्या करना है, डिसाइड करना है प्रिसीजन और एक्यूरेसी। ठीक है। अब ये वाला जो है ये मैं कहती हूँ ये प्रिसाइज भी है, एक्यूरेट भी है। ठीक है जी। ये क्या है, प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। इसी तरह से मैंने स्टूडेंट्स को काम दिया कि इसी तरह से आपने ये 3 निशाने इसी टारगेट पर इस तरह से आपने लगाने हैं। अब इसको अगर हम देखते हैं तो मैं कहती हूँ कि ये जो है ये एक्यूरेट है। अब अगर मैं इसको कहती हूँ कि ये एक्यूरेट है तो एक सवाल पैदा होता है ये किस तरह से एक्यूरेट है। हालांकि अगर ये इस टारगेट के ऊपर इस तरह से लगा होता तब हम कहते हैं एक्यूरेट है। ठीक है ना। लेकिन ये एक्यूरेट किस तरह से है, तो मैं कहूंगी कि ये अगर इधर लगा होता इस टारगेट के ऊपर इस तरह से तो ये 100% एक्यूरेट होता। लेकिन ये एक्यूरेट है लेकिन 100% एक्यूरेट नहीं है। और अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो ये जो है क्या ये एक्यूरेट है। ठीक है। तो अब मैं इसकी बात करती हूँ क्या ये एक्यूरेट है, तो ये एक्यूरेट नहीं है। ठीक है। और क्या ये प्रिसाइज है, तो ये प्रिसाइज है, प्रिसाइज है। किस तरह से ये प्रिसाइज है, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ यानी कि जितने आपने निशाने लगाए हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ क्या है, क्लोज तो हैं। ठीक है ना, क्लोज तो हैं। अब यहाँ पर देखो ये प्रिसाइज नहीं है,
ठीक है, उसका एक निशाना यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, तो ये प्रिसाइज नहीं है लेकिन अक्यूरेट है। ठीक है, अक्यूरेट है क्योंकि अगर वो इस तरह से लगाता, अगर वो इस तरह से निशाने लगाता, एक इधर एक इधर एक इधर, इस तरह से, तो अब मैं क्या कहती, ठीक है, तो अब मैं क्या कहती कि ये अक्यूरेट है, अक्यूरेट है। अब ये अक्यूरेट नहीं है। अगर उसने निशाने इस तरह से लगाए होते, इस तरह से लगाए होते, तब हम कहते कि हाँ ये अक्यूरेट है। ठीक है, ये अक्यूरेट है लेकिन 100% अक्यूरेट नहीं है। यहाँ पर इस तरीके से तो लगाने ही नहीं थे निशाने, ये अक्यूरेट नहीं है। इस तरीके से है तो ये अक्यूरेट है। तो ये जो है ये अक्यूरेट तो है लेकिन प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि जितने जो उसने निशाने लगाए वो एक दूसरे के क्लोज नहीं है। ठीक है ना, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। अब यहाँ पर जो है ये प्रिसीजन है, ये एक दूसरे के क्लोज है, यहाँ पर प्रिसीजन है, ये प्रिसाइज है, अक्यूरेट नहीं है। ये अक्यूरेट है, प्रिसाइज नहीं है। और ये प्रिसाइज भी है और ये अक्यूरेट भी है। बच्चे अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसको हमने पीछे पढ़ा है, ये बात की जा रही है अनसर्टेनिटी की। अब मुझे ये बताएं कि अनसर्टेनिटी किस में ज्यादा है, किसकी ज्यादा है। तो ये जो रकम है ये छोटी है, ये रकम बड़ी है इससे, तो ये क्या है, छोटी है। अनसर्टेनिटी किसकी कम है, अनसर्टेनिटी जो है वो डिजिटल स्टॉप वॉच की कम है। अनसर्टेनिटी डिजिटल स्टॉप वॉच की कम है, तो ये क्या होगी, मोर अक्यूरेट, मोर अक्यूरेट। ठीक है जी, मोर अक्यूरेटली मेजर करेगी टाइम इंटरवल को, शॉर्ट टाइम इंटरवल को। एनालॉग स्टॉप वॉच की जो एक्यूरेसी है वो इसलिए कम है क्योंकि इसकी जो ये अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी है वो क्या है, ज्यादा है। किससे, इससे। अब बच्चों मैं आपको ये यकीन दहानी करा दूं कि राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स, यानी हम राउंडिंग ऑफ उन डिजिट्स को करते हैं जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं या सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को तो हम पढ़ चुके हैं। अब ये एक्सपोनेंट से पहले वाले सारे के सारे जो डिजिट्स हैं सिग्निफिकेंट, एक्सपोनेंट से पहले वाले सारे के सारे जो डिजिट्स हैं वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। अब हमें कह रहा है राउंड टू, राउंड करो, राउंड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, यानी यहां तक। ठीक है जी, आपने क्या करना है, राउंड करना है। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखोगे यहां पर 2 पॉइंट। अब आपने क्या करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। पहला तो आपने लिख लिया, डेसिमल लगा दिया। अब इस 5 के लिए क्या करना होगा आपको, ठीक है, यहां पर आप डायरेक्ट 5 लिख के उसको आंसर नहीं दे सकते हो। करोगे क्या कि ये जो लास्ट वाला डिजिट है 2, इसको परखोगे। ठीक है, ये 5 से छोटा है या बड़ा है। ठीक है, आपने ये देखना है। अगर ये 5 से छोटा है तो इसको आपने कुछ नहीं करना, एज इट इज लिख देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो कहता है राउंड करो टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, जैसे कि यहां पर हम इसको 3 भी लिखेंगे और 4 भी लिखेंगे। अब जो तीसरा हम लिखने जा रहे हैं उसके लिए पहले परखेंगे कि ये जो लास्ट वाला डिजिट है क्या ये 5 से बड़ा है या छोटा है। तो हमने कहा था अगर ये लास्ट वाला डिजिट छोटा होता है तो हम एज इट इज लिख देते हैं और कुछ नहीं करते। लेकिन अगर ये लास्ट वाला डिजिट 5 से बड़ा होता है तब हमें क्या करना है, एक इंक्रीज करना है, और वो भी हम यहां इंक्रीज करेंगे।
क्योंकि हमने राउंड टू करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो 3.4 तो मैंने लिख लिया, बाकी जो तीसरा मैं लिखूंगी इसमें ऐड करूंगी तो ये 6 बन जाएगा। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई 10⁴ kg, ये आंसर हो गया जो उसने हमें सवाल दिया, हमने उसको जवाब दिया। अब पहला तो हमने ये देखा कि हम लास्ट वाले डिजिट को देख रहे हैं कि ये 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है। अगर वो डिजिट लास्ट वाला 5 हो तब क्या करेंगे? तब हमारे पास दो सिचुएशंस हो जाएंगी। अगर वो लास्ट वाला डिजिट 5 है तो हम ये देखेंगे कि उसके साथ वाला इवन है या ऑड है। अगर उसके साथ वाला इवन है तो एज इट इज रहने देंगे, अगर उसके साथ वाला ऑड है तो उसमें एक इंक्रीज करेंगे। देखिए राउंड टू करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो पहला तो मैंने यहां लिख दिया 4 डेसिमल, ठीक है। अब दूसरा लिखना है मैंने, ठीक है, दूसरा मैंने डिजिट यहां पर लिखना है। उसके लिए मैं ये देखूंगी कि ये 5 से बड़ा है या छोटा है। अरे ये तो 5 से बड़ा छोटा नहीं है, ये तो 5 है। हाँ, अब क्या करना है? अब ये देखना है कि इसके साथ वाला जो डिजिट है वो इवन है या ऑड है। इवन है तो हम उसको एज इट इज लिखेंगे 4.4 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अब वो कहता है राउंड टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। पहला मैंने लिख दिया 4, ठीक है, डेसिमल। अब ये दूसरा लिखना चाह रही हूं। अब यहाँ पर देखा ये लास्ट वाला डिजिट जो है ये 5 है, इसके साथ वाला ऑड है, तो हाँ अब हम एक इसमें क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर, ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो बच्चों होप सो अगर आपने ये जो वीडियो है शुरू से देखी है एंड तक तो आप बहुत ज्यादा मुस्तफीद हो चुके होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।